जैसा कि हमारा उस दिन डिस्कशन में भी हुआ था कि हम मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा सा, मेरा तो वैसे विचार था कि कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं वैसे, पर चलो आज हम ज्योमेट्री का ही डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ये हमें क्लियर है कि ज्योमेट्री हमारा मतलब 35% तक जो सिलेबस होता है उसमें आता ही है, मतलब 40 to 45 क्वेश्चन ज्योमेट्री के भी आएंगे हमें। तो इसीलिए ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही बन जाता है। टॉपिक तो क्या, सब्जेक्ट ही है। तो ज्योमेट्री, बेसिक जो इसकी इंट्रोडक्शन है ज्योमेट्री की, आई थिंक हमने जो आपकी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास थी उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया सा दिया था कि जो ज्योमेट्री है वो दो शब्दों से मिलके बना होता है, जियो प्लस मैट्रन, है ना। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जियोमेट्री है ना। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कई बार मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि ज्योमेट्री कौन सी भाषा का शब्द है, ये कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है। ये तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका हमने मतलब ब्रेकअप जो है, संधि विच्छेद जो दो भागों में है इसका ना, एक होता है जियो, एक होता है इसका मैट्रन, है ना। जियो का अर्थ है, मतलब है अर्थ, और मैट्रन होता है, या इसको बोल सकते हैं हम भूमि, और ये होता है मापना। तो ये दो शब्द से मिलके एक भाषा के जियो प्लस मैट्रन का ना, उसका अर्थ है इंग्लिश में जैसे जियो बोलते हैं और मैट्रन बोलते हैं, मेजर या मापना, हिंदी में बोलते हैं इसको मापना। तो भूमि को मापना, या इसको और एक नाम बनता है भूमिति। ज्योमेट्री को हम भूमि होता है भूमिति। और इन समय में इसका नाम ओल्ड नेम है इसका देखा। तो ज्योमेट्री है, ये हमारी ड्राइंग का पार्ट नहीं है वैसे ना, ये एक शाखा है, गणित का एक ब्रांच है, रेखा गणित का। जो ज्योमेट्री की शुरुआत हुई थी वो हुई थी रेखाओं से ही, मतलब रेखाओं से की हुई जो आकृति होती है, जैसे त्रिभुज होगी या कोई वर्ग है या कोई आपका वृत्त है, वैसी जो आकृतियां या वैसे जो आकार होते थे ना पुराने टाइम में, जैसे खेत हो गया, कोई घर का साइज हो गया, तो उसकी जो नाप नपाई का काम करते थे पुराने लोग, तो उन्होंने ही इसकी मतलब आविष्कार किया हुआ है पुराने टाइम में। तो इसको उस मतलब मैथ ब्रांच थी ये, और इसको रेखा गणित कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम ज्योमेट्री में इतनी ज़्यादा खोज तो हुई नहीं थी, क्योंकि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ना कि पुराने टाइम में हर चीज़ को करनी है तो उतना नॉलेज नहीं होता है। अब तो जैसे ज्योमेट्री बहुत वास्ट हो चुकी है ना, तो उस टाइम थोड़ा सा सिर्फ रेखाओं से संबंधित ही इसका काम होता था, इसको रेखा गणित भी कहा जाता है। तो ज्योमेट्री जो है इस तरह, मतलब इसकी परिभाषा होती है कि ये एक गणित की एक शाखा है जिसमें हम रेखाओं, समतलों, है ना, तो से या प्रकार की आकृतियों को जो आकृति होती है उनकी हम मेजरमेंट करते हैं या उनका नापने का काम करते हैं। हमें वैसे परिभाषा नहीं आएगी, पर हमें पता होना चाहिए कि है क्या, मतलब जो क्वेश्चन मैं उसका बता रहा हूँ कि इसका एक नाम होता है भूमिति। दूसरा, ये हमारे मैथ की एक ब्रांच है और इसका नाम पुराने टाइम में इसका नाम क्या था, रेखा गणित। तो
उस दिन भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो रेखागणित है आपका, या जो ज्योमिति है, ठीक है, भूमिति तो नाम था, इसका असली नाम हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं, ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। तो ज्यामिति जो है हमारी ये पुराने टाइम में, मतलब इसमें जो हमारे एक तो हम क्या बोलते हैं, ग्रीक साइड के बोलते हैं ना, ग्रीक जो यूनान कंट्री है, यूनान के देश के जो लोग थे, वहाँ का जो एक फेमस विद्वान हुआ था यूक्लिड, है ना, उसने उस टाइम तक के किया था कि उस टाइम तक, मतलब जैसे बताया जाता है कि वो 350 बीसी से संबंध रखता था, उसका बर्थ टाइम जो 350 बीसी है तक, मतलब 350 बीसी तक ज्योमिति के क्षेत्र में जो भी काम हुए थे, चाहे वो मतलब पाइथागोरस प्रमेय था या और भी जितने भी उस टाइम तक रिसर्च हुए थे, लोगों ने उसके बारे में जैसे जो भी ज्ञान अर्जित किया था, उस पे उसने एक कंक्लूजन निकाल के एक वो किया था, मतलब एक 5 तथ्य दिए थे, 5 फैक्ट दिए थे उसने, जो यूक्लिड था। तो वो ऐसा होता है, एक चीज में बराबर मात्रा में दूसरी चीज डाली जाती है तो आंसर जो होता है ऐसा आता है, मतलब उसने शॉर्ट शॉर्ट करके 5 नियम बताए थे एक। तो वो नियम मतलब मैथमेटिकली प्रूव नहीं थे वो, पर फिर भी उनको आज तक हम मानते हैं। तो इसी से क्या होता है कि जो हमारा यूक्लिड था, यूक्लिड के बारे में लिख लेना आप लोग। जो हमारा ज्योमेट्री है, इंग्लिश में यू एन आई टी, और हिंदी में लिखते हैं इसको यूक्लिड। ये फार्मूला था। अब अर्थ जो है यूनान में 350 ईसा पूर्व माना जाता है। तो यूक्लिड का बर्थ जो था यूनान में हुआ, और 350 बीसी या ईसा पूर्व। तो यूक्लिड ने क्या किया था, दिए थे, और तो उनकी खोज हो चुकी थी। तो एक्चुअली होता क्या है कि इस क्षेत्र में एक जो बड़ा, जैसे मैंने बताया अभी कि इस क्षेत्र में जो मेनली जो रिसर्च हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा टाइम नाम मिलता था उस टाइम में पाइथागोरस का, जो पाइथागोरस प्रमेय था। पाइथागोरस प्रमेय पर भी अभी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई है उस पर, उस टॉपिक के ऊपर। तो पाइथागोरस प्रमेय था, अ, उसको बोला जाता है कि नाम तो उसका पाइथागोरस ही चलता है, पर ये था कि उसको भारत तो वैदिक काल था, वेदों का जो समय था, वैदिक काल जो था, उसमें एक विद्वान थे, इसको बुद्धयान कहा गया, बुद्धयान बोलते थे उनको। बुद्धयान जो थे उन्होंने एक शुल्ब सूत्र दिया था। बुद्धयान का जो शुल्ब सूत्र था और जो पाइथागोरस में है, ये दोनों ही सेम चीज थी। वैदिक पीरियड जो था वो काफी पुराना था। वैदिक जो टाइम है तो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व में, मतलब 600 तक माना जाता है, 1500 तक। अब पाइथागोरस ने 600 ईस्वी में, 600 ईसा पूर्व में दिया अपना पाइथागोरस प्रमेय, इसलिए अब जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके नाम बोधियान भी लिखते हैं, बोधियान प्रमेय ऐसा बोलते हैं। तो सर साउंड और पिक्चर दिख रही है शायद। क्लियर क्लियर नहीं आ पा रहा है क्या? अभी तो पिक्चर भी नहीं आ रही है सर।
हाँ, पिक्चर शो नहीं हो रही है। अब ठीक है सर, आगे। हाँ जी, आई अब आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज भी आ रही है अब। हाँ ठीक है सर, तो अब ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि जो फादर ऑफ ज्योमेट्री थे, जिनको ज्यामिति का जनक, है ना, हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि फादर फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, तो हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? जनक, है ना। कि ज्यामिति का जो जनक था वो यूक्लिड था। ये एक यूनान का रहने वाला बंदा था। इसका बर्थ बताया जाता है 350 बीसी में, ईसा पूर्व को बीसी बोलते हैं जो हम। तो उसके बारे में बताया मैंने कि उसने अपने जो 5 नियम दिए थे, 5 नियमों में उसमें से एक, उसने थोड़ा बहुत कंक्लूजन जो था वो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी बताया था। तो मैंने अभी बताया कि जो पाइथागोरस थ्योरम थी, जो पाइथागोरस थ्योरम आज भी चलती है, उस पे थोड़ा सा ये हुआ है अब कि पाइथागोरस थ्योरम का नाम भी बदला गया है। उसका नाम बोल अब बनना है बोधयान पाइथागोरस प्रमेय, या बोधयान पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम को मतलब हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। तो जो बौद्धयान थे उन्होंने वैदिक टाइम में, जो इंडियन थे, भारतीय थे, इंडियन, उन्होंने वैदिक टाइम में अपना एक नियम दिया था जिसको शुल्ब सूत्र बोलते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है पाइथागोरस, या इसको साथ में लिख लो अब, बौद्धयान प्रमेय। तो जो ये बौद्धयान थे, ये तो ये भी यूनानी था। पाइथागोरस भी एक यूनानी बंदा था, पर बौद्धयान जो थे वो भारतीय हैं। तो अपना नियम दिया था, उसको नाम बोलते हैं हम शुल्ब सूत्र। ठीक है, जो पाइथागोरस प्रमेय था, ये जो पाइथागोरस प्रमेय चलता है, उसका जो भारतीयों ने जो अपने टाइम में जो खोज की हुई थी, उसको नाम दिया था शुल्ब सूत्र, है ना। तो वैसे भी हम, आप लोगों ने भी देखते होंगे टीवी वगैरह में कि जितने भी आज की साइंस जो भी डिस्कवरी करती है, जो भी खोज करती है, उसमें से मैक्सिमम जो थे वो जो इंडियन थे, भारतीय, जो पुराना जो इतिहास है भारत का, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, है ना, महाभारत हो, रामायण हो, उनमें मतलब ऐसी ऐसी बातें बताई गई हुई हैं, ऐसे ऐसे मतलब फैक्ट आते हैं, जैसे कि वो चीज़ें आज साइंस वो आज प्रूव करती है उन चीज़ों को। तो हम देखते हैं कि जो महाभारत या जो पुराने टाइम में जो हमारे धार्मिक जो वो चीज़ें हैं, उसमें वो चीज़ें सारी की सारी बताई गई हुई हैं पहले। जैसे आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में बताया हुआ ना कि सूर्य से लेके पृथ्वी तक की जो दूरी है वो कितनी है। तो वो उसको अब जो हनुमान चालीसा वो तो कब की बनी हुई है, और जो उसको साइंटिस्टों ने, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, उन्होंने अब जाके प्रूव। तो जो बाहर बाहर की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, वो भारत के आके जो पुराने ग्रंथ हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं, उसमें से नई नई चीज़ें ढूंढते हैं और बाहर जाके उसकी रिसर्च कर देते हैं, उसके ऊपर वो खोज कर देते हैं। तो वैसे ही ये जो शुल्ब सूत्र था, ये वैदिक पीरियड का टाइम था, मतलब 1500-1600 ईसा पूर्व का टाइम था, जब उसने बोधयान ने ये शुल्ब सूत्र दिया था अपने वेद में। तो शुल्ब सूत्र का बाद में किसी, अब जो यूनानी था उसने पाइथागोरस नाम दे दिया उसको। वो पाइथागोरस तो बाहर का बंदा था, उसने अपना एक नई रिसर्च कर दी। अब इसी के साथ ही जैसे हमने भारतीय इंडियन का जो नाम चलता है, वैसे ही जो मैसोपोटामिया या बेबीलोना का जो साइड थी, जो
अफ्रीकन कंट्री या दूसरी जो बाहर की जो यूरोपियन कंट्री थोड़ी और भी है ना, जिनकी पुरानी सभ्यताएं जिनकी मिली है, तो बेबीलोन साइड या मेसोपोटामिया साइड में भी इसके तथ्य मिले हैं कि वहाँ पर भी लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते थे। तो इस पे कंट्रोवर्सी है वैसे, पर हमें ये सिर्फ ज़्यादा उसमें वो नहीं चलना चाहिए। पर ये है कि अभी एक रिसेंटली ये चीज़ बनी है कि हाँ, बोधियान जो था एक भारतीय था जिसने वैदिक टाइम में, वैदिक पीरियड में पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र के ऊपर अपना एक सूत्र दिया हुआ है पहले का ही, जिसको शुल्ब सूत्र बोलते हैं। तो ये तो थी हमारी पाइथागोरस की थोड़ी सी बैकग्राउंड, पाइथागोरस प्रमेय की। अब हम पढ़ते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। वैसे ये वाला टॉपिक जो है वो हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे जब हम त्रिभुज वाला टॉपिक करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस जो होती है वो समकोण त्रिभुज में लगती है वैसे। पर थोड़ा सा ये हिस्ट्री से भी मतलब ज्योमेट्री की हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा भी यहाँ पे भी मैंने बताया आपको कि जब यूक्लिड जो आया था, ये आया 350 बीसी में, जबकि जो पाइथागोरस था वो आता है 600 बीसी में। तो इससे पहले आता है ये पाइथागोरस आता है 600 बीसी में। और जो हमारा इंडिया का जो शुल्ब सूत्र था, ये माना जाता है 1600 बीसी का। ठीक है, सबसे हो गया 1600, फिर उसके बाद 600 आता है, फिर उसके बाद 350 आता है। मतलब जो ईसा पूर्व का जो टाइम है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है ना। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं इसमें कि सबसे पहले जो पाइथागोरस के बारे में जो खोज थी वो शुल्ब सूत्र में, आज शुल्ब सूत्र बन चुका था बोधियान का। फिर उसके ऊपर पाइथागोरस ने एक अपना मैथमेटिकली प्रूव करके बता दिया था। क्योंकि जो भारतीय जो भी विद्वान होते थे वो अपनी सिर्फ भाषा में उस चीज़ को बताते थे, तो फैक्ट बता देना उन्होंने, बाकी प्रूव आप लोग खुद कर लो भैया ना। तो अब जो ज्योमेट्री जनक है यूक्लिड जो है, वो तो 350 बीसी में आके उसके ऊपर एक किताब लिखता है। उस किताब में मतलब हमें ज़्यादा जानकारी तो फिर पुराने ग्रंथों से या पुराने हिस्ट्री जो हमें वहीं से पता चलती है, जो कुछ लिखा हो इसके बारे में। तो एक यूक्लिड ने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स। ठीक है, कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि यूक्लिड की किताब कौन सी थी। तो यूक्लिड की किताब थी, और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एलिमेंट्स। एक एलिमेंट्स करके इसने किताब लिखी थी, उसमें ये सारा कुछ वर्णन मिलता है हमें। जो भी मतलब ज्योमेट्री के बारे में उसने पूरी डिटेल बताई हुई है, अपने जो 5 नियम बताए थे उसने, यूक्लिड ने। तो जो पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअल में है क्या, वो देखते हैं हम कि पाइथागोरस जो प्रमेय होता है बेसिकली वो लगता है सिर्फ और सिर्फ हमारी एक समकोण त्रिभुज में, है ना। तो ऐसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होती है वो तो पता ही होगा आपको, कि जो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण बोलते हैं। तो एक त्रिभुज में अगर कोण एक समकोण हो तो वो त्रिभुज समकोण कहलाती है। तो इन्होंने जो पाइथागोरस थे, इन्होंने अपना एक नियम बताया उस टाइम की, अगर हमारे पास कोई ऐसा एरिया हो, ऐसा क्षेत्र हो जिसमें इस तरह की आकृति हो, मतलब हमारा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्र हो जिसमें ये क्या होता है, हमारा आधार बोलते हैं इसको हम, या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। ठीक है, ये होता है, इस साइड वाला होता है हमारा लंब, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है ये। और ये होता है हमारा कर्ण, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो एक जो हमारी समकोण त्रिभुज होती है, मान लो ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है,
जिसमें एक कोण हमारा समकोण होता है, तो उस त्रिभुज में उसने क्या प्रूव करके बताया था कि जो हमारा ये जो साइड है, कर्ण जो होता है, वो देखने से भी लग रहा है कि सबसे लंबा ही है। उसने ये चीज बताई थी कि जो कर्ण का जो, अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, मतलब इसका डबल कर देते हैं, तो जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों स्क्वायरों के योग के बराबर होता है। मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इन अदर वर्ड्स इसको हम जैसे इंग्लिश वाले उसमें लिख सकते हैं, शॉर्ट में करके लिख सकते हैं कि एच का स्क्वायर बराबर है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो उसमें हम उसकी भाषा में लिखे जो हमने रेखाएं लिखी हैं, तो रेखाओं के आधार पर क्या बनेगा, ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये जो प्रमेय है, इससे हम समकोण त्रिभुज की तीनों साइडें इजीली निकाल सकते हैं। मतलब दो साइडें दी हो हमने, तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये था वो आपका पाइथागोरस का प्रमेय कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम जैसे हम इसमें कर्ण की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, कर्ण क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाके स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा के हम एक, अगर दो चीजें पता हो हम तो तीसरी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी वहां से। तो कई बारी इसको मैथ की भाषा में, ज्योमेट्री में तो यही है ना पाइथागोरस, मतलब मैथ की भाषा में इसको कई बारी कोसाइन फॉर्मूला भी बोलते हैं। आप जैसे सुना होगा आपने ना, वो ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं साइन कोस टैन। तो साइन कोस टैन में जो कोसाइन फॉर्मूला होता है वो भी यही बनता है। तो कई बार इसको कोसाइन फॉर्मूला भी कहते हैं, कोसाइन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला ना, कॉस का फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें हमने अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण क्या बन जाएगा, मतलब जो हमारा बी सी है वो क्या हो जाएगा, इस साइड चला जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई त्रिभुज है, यही त्रिभुज है जो सामने बनी है आपके। इसमें क्या है कि हमारे पास ये हमें नहीं दिया हुआ है। सपोज कि ये x है, ये है हमारा 3 और ये है मान लो 5। तो एक आधार 3 दिया है, लंब 5 दिया है, तो उसका कर्ण निकाल सकते हैं हम इजीली। इसमें वैल्यू भर देंगे तो ये जो हमारा BC है वो क्या आ जाएगा, इसमें अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 9 जमा 25। 25 और 9 कितने हो गए, 34। अंडर रूट 34 ही आ जाएगा। तो इस तरह से तो आगे तो इसको फिर मैथ आ गया ना कि अंडर रूट 34 की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो निकल जाती है। पर तो ये वाला बेसिक है इसका कि हम इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि आपको लंब दिया है तो हम फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे अरे परे, है ना, तो माइनस में आ जाएगा और वहां से वैल्यू निकल जाएगी। तो आगे मतलब ज्योमेट्री जब हमारा क्या बोलते हैं वो त्रिभुज वाला टॉपिक आएगा तो इसको हम पूरा डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इसका और भी एक और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन भी बनता है। जैसे उसमें कई बार आता है कि आपको 3 साइडें दी होती हैं और उस पूछा होता है कि क्या ये एक त्रिभुज बन सकती है।
या ऐसे लिखा होता है कि ये कौन सी त्रिभुज बनेगी, है ना। मान लो 3 साइडें लिखी हो और पूछा हो कि ये त्रिभुज कौन सी बनेगी। तो अगर ऐसी चीज हो कि दोनों कर्ण का स्क्वायर बराबर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो ऑब्वियस है कि वो समकोण त्रिभुज ही होगी। तो कई बार ऐसे इसको हम मतलब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ही पूछ लेते हैं रिवर्स करके, कि 3 साइडें दी हो और फिर पूछेंगे कि ये कौन सी त्रिभुज बनेगी। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हो वहां पे, कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाती हो कि वो जो 3 साइडें दी हैं उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर हो, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी कौन सी त्रिभुज हो जाएगी, समकोण त्रिभुज। तो इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा त्रिभुज वाला, क्योंकि अभी हम अपनी ज्योमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत में बेस से चलना बेटर रहेगा ना, ऊपर से नहीं, मतलब क्योंकि त्रिभुज तो आगे जाके आती है। अभी स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा बिंदु के बारे में पढ़ना है, रेखाओं के बारे में पढ़ना है, तो धीरे धीरे चलना है अभी ना, तो एकदम ऊपर भी नहीं जा सकते। उससे पहले तो आई थिंक हमें ये पढ़ना चाहिए कि ज्योमेट्री में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे अगर हम छठी क्लास को पढ़ाते हैं तो छठी क्लास में सबसे पहले उनको ये बताया जाता है कि जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें जो चीज़ें हैं वो हैं क्या। क्योंकि वो कुछ बच्चे होते हैं जो ज्योमेट्री वगैरह मतलब कम यूज़ करते हैं, वैसे भी कम यूज़ होती है पहली छोटी क्लासों में, अगर करते भी हैं तो उनको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता उस चीज़ का। तो स्टार्टिंग हम उनसे ही उसी चीज़ों से करते हैं कि उनको पहले बताया जाता है कि ये है क्या चीज़। और ये कोई हम मतलब देखने में तो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो हमें पता ही है, पर क्वेश्चन कई बार उससे भी आ जाता है और वो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है और हमें ही नहीं पता होता। जैसे आपको पता ही है कि कॉमन सा क्वेश्चन आता है सबसे कॉमन सा, कि हमारी एक पेंसिल होती है उसमें एच बी लिखा होता है, उसमें एच बी का क्या मतलब है ना। एच वट स्टैंड किस लिए स्टैंड करता है, बी क्या स्टैंड करता है। तो वो बेसिक सी चीजें होती हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं पर कई बार दिमाग में नहीं होती हैं वो। तो ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें उनके जो उपकरण हैं, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बारे में भी नॉलेज होनी बड़ी जरूरी होती है। तो चल थोड़ा सा हम शायद हम उसी पे भी डिस्कस कर सकते हैं, जो हमारा पेंसिल का जो टॉपिक है। मान लो पेंसिल भी आ जाते हैं, पेंसिल क्या होती है जैसे। तो वैसे अगर बात की जाए कि पेंसिल की, तो पेंसिल की जो खोज है ना, वो हुई थी 1662 में। ठीक है, अब पेंसिल पे डिस्कस कर लेते हैं हम ज्योमेट्री में ही। पेंसिल की खोज होती है 1662 ईडी में हुई है पहले, है ना। और इसकी खोज होती है जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी में इसकी खोज होती है 1662 में। और जो पेंसिल होती क्या है, वैसे एक लकड़ी के पीस के बीच में हमने एक कार्बन का एक जो अपरूप होता है जिसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, उसको पिघला के डाला होता है बीच में, और बाद में वो लकड़ी का जो पीस है उसको बंद कर देते हैं। तो उस तरीके से मतलब बनाई होती है पेंसिल ये। तो ग्रेफाइट का जो बीच का जो, जिसको हम अपनी भाषा में सिक्का बोलते हैं, कि जो सिक्का डाला होता है बीच में, तो इसको हम मतलब क्रिस्टलाइज्ड कार्बन भी बोलते हैं। कई बार ये आता है ना कि जो पेंसिल का जो सिक्का है वो क्या होता है। कई बार तो सिंपली बोल देते हैं कि हाँ ग्रेफाइट है वो, है ना। कार्बन के दो अपरूप होते हैं ना, एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, मतलब हीरा और ग्रेफाइट। तो है क्या वो, बेसिकली कार्बन का एक अपरूप है जिसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, या कई बार इसको दूसरा नाम करके बोल देते हैं उसको, मतलब साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड कार्बन। कार्बन का एक क्रिस्टलाइज्ड रूप होता है, क्रिस्टलाइज्ड कार्बन भी बोलते हैं उसको। तो देखो मैं एक बात को दो दो दिन के बाद रिपीट करता हूँ ताकि आप उस बात को नोट डाउन करते रहो, साथ साथ में ना पॉइंट बनाते रहो, और फिर जब क्लास ओवर हो जाए तो उस उन पॉइंटों को थोड़ा डिटेल में लिख लो। अभी आप मतलब सोचोगे कि अभी अभी साथ साथ में नोट्स बनाने तो नहीं बनते इतनी अब रैपिडली। तो क्योंकि
अभी अगर आप पॉइंट नोट करते रहें साथ साथ में, बाद में फिर उसको आप बैठ के 1 आध घंटा निकाल कर दिन में और उनको प्रॉपर वे से एक अच्छे तरीके से नोट्स तैयार कर लो, तो आपके लिए तो बेनिफिट है ऐसे। अदरवाइज ऐसे तो उतना वो नहीं, आउटपुट नहीं आती है फिर ना। अभी आप पॉइंट नोट कर लिए करो, नोट्स बनाओ फिर उनके ना। तो क्रिस्टलाइज्ड कार्बन भी इसको बोलते हैं। तो जैसे आपने जो पेंसिलें होती हैं जो हम बच्चों, जो आजकल मतलब जो छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, वो तो वही कॉमनली एचबी की पेंसिल यूज़ करते हैं, एचबी। जैसे हमने अपने डिप्लोमा टाइम में, आप लोगों ने भी सभी ने यूज़ की होंगी बहुत सारी टाइप की पेंसिलें ना, जैसे शेड करने के लिए यूज़ अलग करते थे, मतलब स्केल वगैरह के लिए अलग यूज़ करवाते थे हमें। तो इस तरीके से क्या होता है हमें कि मतलब प्रॉपर एक जो इसकी क्लासिफिकेशन है पेंसिलों की, वो भी थोड़ी इसके बारे में पता होना चाहिए कि जैसे जो इसका मिडल पॉइंट है, जो कॉमनली यूज्ड होने वाला पॉइंट है, वो होता है एच बी। एच बी की पेंसिल होती है सेंटर में, है ना। एच क्या स्टैंड करता है इसमें, हार्डनेस के लिए। हार्ड भी लिखते हैं कई बारी, या साथ में इसकी विशेषण के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर उसमें नेस भी लगा देते हैं, हार्डनेस। और बी होता है इसमें ब्लैकनेस, है ना। कई बारी तो ब्लैकनेस लिखते हैं, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल्डनेस भी लिखा होता है, तो बोल्डनेस नहीं होता, वो ब्लैकनेस ही होता है, हार्डनेस और ब्लैकनेस के लिए। तो फिर क्या होता है इसमें कि आपका दोनों साइड को इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है ना। इससे हार्डनेस और ब्लैकनेस से नीचे को आती है, साथ में ही होती है इसके एफ पेंसिल होती है, ठीक है, एफ होती है जो हार्डनेस वाली साइड को चलती है। फिर इसके बाद आ जाती है एच, फिर वो 2H, है ना, इस तरह बढ़ती जाएंगी और वो हमारी 10H तक चली जाती है। 2H से लिखा मैंने डैश लगा दिया, तो 2H 3H 4H अप टू 10H तक चली जाती है। तो ये होगी हमारी हार्ड वाली साइड को। अब हम अगर ब्लैक वाली साइड को, ऊपर की साइड को बात करें, तो जैसे इसके बाद आएगी बी, फिर 2B, 3B 4B 5B 6B 8B 12B तक जाती है ना। तो इतनी ज्यादा पेंसिलों की वैरायटी है, मतलब 12B से लेके 10H तक, और बीच में एक F भी आती है, फिर HB भी आती है। तो बहुत सारी, बहुत टाइप की पेंसिलें होती हैं। हमें मतलब पेंसिलों का क्लासिफिकेशन उसका और यूज भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे अगर HB से जो नीचे वाली पेंसिल लिखी मैंने, हार्ड वाली जो पेंसिलें हैं, जिसमें H की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब उसमें हार्डनेस बढ़ रही है, उसमें आपका जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो पेंसिल उतनी ज़्यादा कठोर होती जाएगी, हार्ड होती जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि जो ज्योमेट्री का जो काम है हमारा, वो हार्ड वाली साइड का होता है। जैसे अगर जो आर्किटेक्चर का काम करते हैं, या जो सिविल से रिलेटेड जो काम करते हैं, सिविल इंजीनियर वगैरह, वो एच की पेंसिल ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। मतलब जैसे आपने देखा, हमने भी यूज़ की हुई है शायद, जो 2H 3H की पेंसिलें होती थी ना, कि अगर हल्की लाइनें लगानी है, बिल्कुल बारीक, जो सिर्फ कम दिखाई दे हमें भी और ज़्यादा डार्क ना लगे, और ऐसी हो कि मिटे भी ना हो इजीली। तो क्योंकि जितनी हार्ड होगी पेंसिल, उतनी ज़्यादा वो उसमें शीट में ज़्यादा अंदर तक चली जाती है पेंसिलें वो, तो उतनी इजीली फिर मिटती भी नहीं है वो। और उसमें क्या होता है कि उसकी ब्राइटनेस कम होती है, मतलब वो कम दिखाई देती है हमें। तो और लॉन्ग टर्म के लिए होती है फिर साथ में, कि ज़्यादा टाइम तक रहती है बीच में, वो जिस पेज पे आप लगा रहे हैं वो हो सकता है सालों तक उसमें रहे। तो जो हार्ड वाली पेंसिलें हैं, वो ज्योमेट्री का जो काम होता है हमारे, ज्योमेट्री का उस साइड का, या जो इंजीनियरिंग साइड का जो काम है, वो उसमें ज़्यादा यूज होता है। तो जितनी ज़्यादा एच की वैल्यू होगी पेंसिल, उतनी ज़्यादा हार्ड होगी, उतनी ज़्यादा उसमें तीखापन भी होता है। मतलब कि अगर जैसे अगर आप 5H की पेंसिल को ज़्यादा जोर से चलाएंगे शीट के ऊपर, तो शीट ही फट जाती है। मतलब उतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि शार्प भी की होती है एक तो पेंसिल हमने, तो ऊपर से उसको जोर से चलाएंगे तो हो सकता है कि वो एक ब्लेड का काम करे, वो उसको फाड़ दे शीट को।
तो ये हार्ड वाली साइड की पेंसिलें होगी। फिर ऊपर वाली साइड को आती है हमारी ब्लैकनेस वाली, जो बी की जिसमें वैल्यू बढ़ती जाती है। तो बी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पेंसिल उतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती जाएगी। तो ये जो बीच में जो पेंसिलें हैं ना हमारी, एच की होगी, एफ की होगी, एच बी होगी और बी होगी, ये जो 4-5 पेंसिलें हैं ये मीडियम टाइप में आती हैं, है ना, मध्यम श्रेणी में आती हैं ये। और जो नीचे वाली एच वाली जिसमें ज़्यादा वैल्यू है वो हार्ड होती जाती है, कठोर होती जाती है। और जिसमें बी की वैल्यू बढ़ती जाती है वो सॉफ्ट होती जाती है, मृदुल होती जाती है। सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, ये 3 प्रकार की पेंसिलें होगी तुम्हारी। एक सॉफ्ट होगी, एक मीडियम होगी, एक हार्ड होगी इंग्लिश में ना। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, एक मृदु स्वभाव की होगी, एक आपकी मध्यम की होगी और एक कठोर होगी। तो जो हमारी बी की पेंसिलें हैं, पता ही है हमको कि जैसे हम स्टिल लाइफ बनाते हैं तो स्टिल लाइफ में शेड करनी है कहीं पे, तो उसमें हम 4B की यूज़ करते थे या 6B भी यूज़ करते थे। अब 12B तक चले जाओ तो 12B की पेंसिल तो बहुत ही नरम होगी, वो तो एक उसमें काजल की तरह, जैसे जो आपका लेडीज़ का जो काजल होता है वो कितना जैसे सुरमा लगाते हैं ना आँखों में, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट सा तो होता है। तो 12B की पेंसिल भी उसमें बीच में वैसी होती है और सबसे ज़्यादा ब्लैक होगी, ब्लैकनेस सबसे ज़्यादा होगी, डार्कनेस। उसको सिर्फ लगाएंगे और हाथ से भी उसको रब कर सकते हैं। हमने भी देखा कि जो 6B की पेंसिल हमने शायद यूज़ की थी, तो 6B में भी क्या कहते हैं, जब शेड बिल्कुल डार्क दिखाना हो, अंधेरा दिखाना हो जहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ इसको थोड़ा सा रब करो, पेंसिल चलाओ थोड़ी सी, फिर उसको हाथ से भी कर देते थे। तो ये है हमारी पेंसिलों के बारे में ही है थोड़ा सा डिटेल सी है थोड़ी सी, कि जैसे इसका खोज हुई थी 1662 ईस्वी में जर्मनी में, और उसके बाद इसमें डेवलपमेंट होती गई। तो बेसिकली जो एच बी होता है पेंसिल में लिखा हुआ, जैसे हम जो भी पेंसिल लेते हो कॉमनली एच बी की ही यूज़ करते हैं। उसमें एच होता है हार्डनेस, बी होता है ब्लैकनेस। डाउनवार्ड में चले जाएंगे तो सबसे पहले आती है एफ वाली पेंसिल, ये फॉर्मल सी पेंसिल बोलते हैं, एफ एफ फॉर फॉर्मल पेंसिल होती है। तो ये तो ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, मीडियम है। फिर उसके बाद एच की पेंसिल भी मीडियम ही होती है, एच बी की मीडियम होती है, बी की भी मीडियम ही मानी जाती है। ये 4 पेंसिल मीडियम की कैटेगरी में आती है। फिर जिससे उससे नीचे चलते जाएंगे तो उसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी, ऊपर चलते जाएंगे तो सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी। तो ये जैसे अगर ज्योमेट्री की बात की है हमने, तो ज्योमेट्री बॉक्स की बात की है, तो उसमें ये सबसे पहला हमारा आता है पेंसिल, जो हमारी कॉमनली यूज्ड चीज़ है, जो हमारा स्लेब मतलब सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट का सबसे कॉमन चीज़ है पेंसिल। तो हमें पेंसिल के बारे में तो पूरा नॉलेज होना चाहिए ना। तो उसके बाद जैसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारा एक स्केल, जिसको हम अपनी भाषा में फुट्टा बोलते हैं, लोकल भाषा में ना, कि एक फुट, इंग्लिश में सॉरी उसमें भी, हिंदी में भी इसको फुट रूल भी बोलते हैं। तो इसको जो स्केल होता है हमारा, तो जो स्केल है कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं, उसमें एक जो हमें समझने वाली बात है, बाकी तो जैसे क्वेश्चन तो उस पर ही बनेगा हमारा, जो कि जो उसमें फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कई बार जैसे बड़ा कॉमन सा पूछ लेते हैं ना, बच्चों से भी पूछा जाता है कई बार कि उसमें जो आपका स्केल होता है उसमें जो डिविजन्स बनी होती हैं, है ना, वो डिवीज़न जो होती है वो कौन कौन सी होती है। जैसे एक साइड तो मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है ना, मीटर तो नहीं होता पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है। दूसरी साइड इंचेस बने होते हैं, जो इंचेस जो हम कॉमनली अपने घरों में जो हमारे मिस्त्री वगैरह यूज़ करते हैं। तो बच्चों से यही पूछा जाता है कई बार कि हाँ आप बताओ, एक इंच में इंच का छोटा जो पार्ट होता है वो सूत होता है ना, तो 1 इंच में कितने सूत होते हैं, या 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या सेंटीमीटर और मिलीमीटर वाला, तो वो वाले फैक्टर से कई बार हमें क्वेश्चन बन जाता है। तो स्केल से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। या दूसरा क्वेश्चन बनता है जो हमारा जो हम जब स्केल ड्राइंग करेंगे ना, वो टॉपिक अलग है हमारा वैसे, तो उसमें भी जो स्केल है, स्केल कार्ड बनाते हैं हम, स्केल कार्ड से भी बहुत बारी आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है कि अगर जैसे हमने एक 5 का स्केल कार्ड बनाना तो कैसे कैसे बनाएंगे ना। तो वो तो जब हमने एक टॉपिक करना है जो आपका स्केल ड्राइंग का, जिसमें हम स्केल बनाना सीखेंगे, तो उसमें वो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर मानते हैं, जिसको हम
कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? तो जो स्केल होते हैं हमारे, जो हम यूज करते हैं, चाहे घरों में यूज करते हैं, चाहे एक कमर्शियल यूज करते हैं, हम जो मिस्त्री वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें जो बेसिक इकाई चलती है, जो हमारा, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा क्या यूज़ कर सकते हैं हम, अगर ऐसे भी डोमेस्टिक यूज़ में या बाहर बाहर देखें तो किलोमीटर हो सकता है, बड़े से बड़ा। अच्छा, तो किलोमीटर से छोटा होता है मीटर, है ना? तो पेंसिल के बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आपका स्केल के बारे में ना। तो सबसे इसमें बड़ा जो फैक्टर होता है हमारा, वो होता है किलोमीटर का ना। तो कन्वर्जन फैक्टरों का ना एक वो पड़ी है मेरे पास ना, फोटो पड़ी है, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से भी आप उनको पढ़ सकते हैं। उसमें जैसे बड़ा शॉर्ट करके दिया हो कि किलोमीटर है, फिर डेकामीटर है ना, पर हमने अपने नॉलेज के लिए और क्वेश्चन कैसे बनता है वो उस तरीके से पढ़ना है जैसे ना। तो जो हमारा बड़ी डिस्टेंस हो ना अपनी हो, जैसे मान लो दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस देखना कि यहाँ से, या आप कहीं भी मान लो कि आपके सराउंडिंग में कोई स्टेशन है जो, तो उसके बीच में और आपके गांव के बीच में कितनी किलोमीटर की दूरी है, तो वो हम किलोमीटर में लेते हैं। तो जो 1 किलोमीटर होता है हमारा, उसमें होते हैं 1000 मीटर होते हैं, है ना? तो मतलब किलोमीटर से छोटा आ गया मीटर। तो अगर हम मीटर में देखें फिर, जो 1 मीटर होता है हमारा, एक छोटा सा होता है मीटर, तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम बाजू खोलते हैं तो नहीं, तो बाजू एक साइड की, जो बाजू की जो डिस्टेंस होती है वो 1 मीटर की होती है। फिर लेडीज का अगर कॉमनली हो जो, तो जो अपना सूट वगैरह खरीदते हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि हाँ कितने मीटर का है। तो मीटर तो बड़ा ज्यादा कॉमन। तो 1 मीटर से अगर हम छोटा चीज यूज करते हैं तो वो है हमारा सेंटीमीटर ना। 1 मीटर में आ जाते हैं कॉमनली जो यूज करते हैं हम, तो वो होता है 100 सेंटीमीटर ना। तो अगर हम सेंटीमीटर में बात करें फिर, तो जो 1 सेंटीमीटर है हमारा, वो होता है 10 मिलीमीटर। ये मैंने सिर्फ आपको बड़े फैक्टर बताए हैं, छोटे फैक्टर इसके अलावा और भी होते हैं, पर वो हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वैसे, पर फिर भी उसकी एक वो पड़ी है मेरे पास, फोटो पड़ी है, तो वो मैं डाल दूंगा, ये पीडीएफ पड़ी हुई है उसकी ना। तो पहले आ गया हमारा कि किलो वाली जो बात होती है। किलो का मतलब वैसे भी हजार ही होता है, जैसे किलोग्राम, किलोमीटर, है ना, किलो वाट होता है। तो वो सारे क्या है, हजार होता है, किलो का हजार होता है। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, है ना। तो जैसे देखते हैं हम कि हाँ, यहाँ से अगर हम हमीरपुर की बात करें तो 250 किलोमीटर है जी, चंडीगढ़ बात करें जी 500 है, दिल्ली बात करें 800 किलोमीटर है। तो किलोमीटर वो बड़ा यूनिट होता है नापने के लिए। अगर हमने उससे नियर बाई अपने घर की दूरी नापनी है, या एक कमरे की दूरी नापनी है, आजकल इसको बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम है, ये मीट्रिक इकाई है ये सारी। तो जो मीटर होता है हमारा, वो 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर में आते हैं 100 सेंटीमीटर। अब जो सेंटीमीटर है वो हमने अपने स्केल में देखा हुआ है ना, स्केल होता है आपका, अगर आपके पास हो ना तो उसको देखना ध्यान से अभी भी, कि जो एक वो जो हमारा स्केल होता है छोटे वाला जो होता है, जो बच्चों की ज्योमेट्री में होता है, वो 1 सेंटीमीटर, उसमें जो स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो उसमें एक साइड को सेंटीमीटर में, दूसरी साइड को इंच होते हैं बने हुए। तो वो जो उसमें 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर में से जो 1 सेंटीमीटर हमारा वो होता है 10 mm का। तो मतलब हमारा जो स्केल होता है उसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है मिलीमीटर की, की, मिलीमीटर से। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म करके लिखे हुए हैं सारी, आप इनको ब्रॉड फॉर्म इसकी मतलब एब्रीविएशन आती है, सीएम सेंटीमीटर, मिलीमीटर है। तो मतलब 1 मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटा है ना, जो स्केल में सबसे छोटी चीज। अब इससे छोटे भी होते हैं, वो हमारे थोड़ा क्या बोलते हैं, आउट ऑफ नेटवर्क एरिया है ना हमारे, कि हमारे उस क्षेत्र में नहीं आते हैं वो। कि अगर इंजीनियरिंग जैसे आप में से, हाँ, हम एक दो बंदे हैं जिन्होंने मतलब टेक्निकल साइड के हैं, तो उन्होंने पढ़ा होता है कि हाँ मिलीमीटर से नीचे फिर हम
डेसीमीटर भी आता है हमारा, फिर माइक्रोन मीटर आता है, फिर नैनोमीटर आता है ना, पिको फेम्टो बड़े होते हैं। तो वो तो हमारे मतलब इंजीनियरिंग साइड चले गए वो, तो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा डीपली में जाने की। हमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर से नॉलेज चाहिए इन चीज़ों का। तो वैसे है तो डीप है ये भी, पर इतना जैसे 10⁻⁻12 मीटर होता है हमारा फेम्टोमीटर, तो फेम्टोमीटर का हमारा ड्राइंग में कोई काम नहीं है। तो जो हमारा ड्राइंग से संबंधित हम वही पढ़ेंगे ना। तो इतना याद रखना है आपने कि जो शॉर्ट से शॉर्ट जो हमारा होता है वो मिलीमीटर होता है। अब उसमें जो 1 सेंटीमीटर बना होता है उसमें 10 भाग किए होते हैं फादर, और 10 का जो सेंटर होता है 5, वहाँ पे एक थोड़ी सी बड़ी लाइन लगाई होती है, मतलब उसका हाफ है, वो हाफ सेंटीमीटर होता है। तो अब उसके साथ में कई बारी हमें मतलब जो इंच वाला होता है उसके साथ कोरिलेट करना पड़ता है हमें, इंच वाले के साथ या फुट वाले के साथ, है ना। तो कॉमनली वैसे भी हमें पता ही होना चाहिए कि जैसे आपका जो इंच और फुट वाला जो सिस्टम है, जो हमारा घरेलू कार्यों के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या बताया होता है कि जो हमारा 1 इंच होता है उसमें 8 सूत होते हैं, और जो 12 इंच होते हैं उसका 1 फुट बनता है ना। 12 इंच का 1 फुट होता है, और 1 इंच में होते हैं 8 सूत। तो सूत सबसे छोटा इकाई मानी जाती है उसमें, जो घरेलू कार्यों में यूज़ करते हैं। सूत सूत बोलते हैं ना, कि सूत सूत छोटा छोटा सूत वही होता है जो मिस्त्रियों का जो धागा होता है उसको सूत ही बोलते हैं। तो उसमें से 1 सूत की लंबाई को मतलब 8 सूत जोड़ें तो 1 इंच बन जाता है। ऐसे भी बोलते हैं कि अगर हम 2 उंगलियां इकट्ठी रखते हैं तो उनकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच बनता है। तो वैसे ही 12 इंच का 1 फुट बन जाता है ना। तो ऐसे ही जो हमारा मीटर होता है, जो मीटर होता है वो इंच में कन्वर्ट करना हो तो जो 1 मीटर होता है वो होता है 39 इंच का ना। चलो मैं ये लिख देता हूँ कि जैसे हमारा सबसे छोटा इसमें बात होती है कि यहाँ पे उल्टा चलते हैं, जो 8 सूत होते हैं उसका बनता है 1 इंच, है ना। और जो 12 इंच होते हैं बनता है 1 फुट, ठीक है। और 39 इंच का बनता है हमारा 1 मीटर, है ना। तो मतलब इसको ऐसे भी बोलते हैं, या 3.3 फुट का 1 मीटर बनता है। ये हो गया। अच्छा, साथ में कई बारी हमें ये भी पूछा जाता है कि जैसे 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना। कि एक जो इंच है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, ये कितने मिलीमीटर का होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो एक जो हमारा इंच है, जो एक इंच होता है हमारा वो होता है 2.54 सेंटीमीटर का, या इसको हम मिलीमीटर में लिखे तो ये हो जाएगा 25.4 मिलीमीटर का। एक दशमलव आगे चला जाएगा, 25 दशमलव, ये दशमलव मतलब पॉइंट है, ये 25.4 मिलीमीटर का होता है 1 इंच का। तो वैसे ही कई बारी वैसे पूछ लेगा कि यहाँ जो 1 फुट है, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको अगर हम इसके 12 से गुणा कर देंगे सिंपली, तो ये 30 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 30.48 सेंटीमीटर आता है। 1 फुट में 30.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये वैसे भी कॉमनली यूज्ड चीजें हैं, ये इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम घरों में भी ये चीजें यूज करते हैं ना। तो ये थोड़ा सा हो गया हमारा स्केल के, जो फुट्टा हम यूज करते हैं कॉमनली फुट्टे के बारे में। ये शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं ये जो हमें याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए इनके बारे में। तो थोड़ा सा ही डिस्कस हो पाया आज, क्योंकि
क्या था कि हमारे जो शरीर है उसकी जो कुछ आदतें बन जाती हैं, उनको थोड़ा सा बदलने में टाइम लगता है ना। तो आई थिंक हम जब फ्री माइंड होते हैं तो फिर थोड़ा रिलैक्स होके सो भी जाते हैं और थोड़ा लेट भी उठते हैं फिर, है ना। तो क्योंकि थोड़ा सा ये है कि जैसे ये रूटीन बनी है, अगर 4:30 का टाइम दिया है तो थोड़ा सा उस टाइम में maximum of you try to get up in the early so that we can join sharp at 4:30 ना। 4:30 बजे जैसे आज मेरे को लगता है एक मैं था, एक राजकुमार सर थे और भूपेंद्र जी आ गए थे। बाकी मैक्सिमम 5 बजे के वेट में थे कि शायद 5 बजे शुरू होगी क्लास। तो चलो एनी हाउ आज के सम अप करते हैं, यहीं पे क्लोज अप करते हैं। तो बाकी जो आपका डाउट होगा, कुछ नोट्स बनाओगे तभी पता लगेगा क्या क्या डाउट रहेंगे, नई नई चीज़ें ढूंढना, खुद आप खुद भी मतलब थोड़ा सा सर्च करेंगे, खुद भी डिस्कशन करेंगे। तो ग्रुप में डिस्कशन कर लेना आप लोग। और अगर कुछ पॉइंट आते हैं जिनके बारे में आपको डाउट पड़ा हो या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। बाकी इससे संबंधित कोई पीडीएफ होगी तो वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और साथ में यही है कि मतलब धीरे धीरे अपना रूटीन को चेंज कर लो कि हमने बस 4 बजे उठ जाओ, 10-15 मिनट फ्रेश फ्रेश होके 4:30 तक मतलब पहुंच जाओ क्लास में। तो आई थिंक आज के सर लिए वीडियो सेव कर देना सर इसकी ना, जो वीडियो बनी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने लगाई थी रिकॉर्डिंग में तो होगी हाँ आई जी थिंक सेव ना। जी। चलो ठीक है आज के लिए ना। गुड डे। ठीक है, ओके, टेक केयर। तो ओके ठीक सर है जी, सर, ओके, Okay, टेक sir. केयर। Have a nice day, sir. ओके ओके, सेम टू यू।